जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले मेरे उन सभी शेरों को कांग्रेचुलेसन जितने लोग इस बार इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। बिहार का कटिहार यारों का मतलब अग्निवीर का रिजल्ट आ चुका है। तो कुछ लोग का अग्निवीर जीडी में सिलेक्शन हुआ है, कुछ लोग का टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ है और कुछ लोग का ट्रेडमैन में सिलेक्शन हुआ है। मतलब कल ही से काफ़ी ज़्यादा ऐसा कमेंट देखने को मिल रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं नीलेश डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करता था, तो मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा है। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हो ना, मेरे नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन में जितना भी प्रश्न डाला गया है मेरे भाई, उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो और मेरे एप्लीकेशन में जो मॉक टेस्ट दिया गया है, अगर मन से मॉक टेस्ट लगा रहे हो और अच्छा स्कोर आ रहा है तो 100% आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। आप लोग बोलते रहते हो ना कि फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो रहा है, तो अभी देखो एक भाई साहब कमेंट किए हैं, ये बोल रहे हैं मतलब अनुराग ब्लॉग नाम से इनका आईडी है। ये कमेंट किए हैं कि नीलेश भाई मेरा जीडी में सिलेक्शन हो गया रायपुर यारों से। तो एक हीरा निषाद नाम से भाई का आईडी है, ये कमेंट किए हैं कि कितने नंबर से सिलेक्शन हुआ है। तो ये भाई बोल रहे हैं कि 88 नंबर का फिजिकल था यार और पेपर का पता नहीं, मतलब इनको पता नहीं था कि पेपर में कितना प्रश्न सही किए थे, लेकिन 42 प्रश्न मतलब ये अटेम्प्ट किए थे, 42 प्रश्न छुए थे, तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया अग्निवीर जीडी में। इसी तरह से काफ़ी सारे लोग कमेंट किए थे। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि दानापुर में टेक्निकल 178 मेडिकल फिट थे, मतलब सब के सब हो गए सब, मतलब 178 लोग मेडिकल में फिट थे टेक्निकल में दानापुर यारों में, और सभी लोगों का मतलब अग्निवीर टेक्निकल में सिलेक्शन हो गया। तो ये तो अच्छी बात है ना। उसके बाद से एक भाई साहब कमेंट किए हैं कि मेरा हो गया सिलेक्शन भाई। तो इस तरह से जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है ना, मेरे शेरों आप सभी लोग अपने शरीर को बचा कर रखो, अब ट्रेनिंग में जाना है। कई सालों का मेहनत आप लोग का साकार हो गया। अब आप लोग के छोटे भाई या बड़े भाई जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन लोगों का मेहनत भी एक ना एक दिन साकार होगा, ठीक है ना। और ये लोग भी फौजी बनेंगे मेरे भाई। अब आप लोग देख लेना, आपके बड़े भाई लोग फौजी बन गए हैं, आप लोगों को भी बनना है। देखो यार, रिजल्ट रोज रोज नहीं निकलता है, रिजल्ट एक ही दिन निकलता है, इसलिए आप लोग रोज रोज पढ़ाई करते रहो। एक ना एक दिन आपका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर पहले ही हिम्मत हार जाओगे ना, तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। किसी के बातों में आकर अपने तैयारी को कमजोर नहीं करना। ये नहीं सोचना कि यार मेरे पास एनसीसी नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे भाई कुछ भी नहीं है आपके पास। अगर आप मतलब सबसे पहले तो पहला कर्तव्य है आपको पेपर पास करना। भले से 25 प्रश्न सही करके पेपर पास कर रहे हो, लेकिन पहला कर्तव्य है आपको अग्निवीर का पेपर पास करना, दौड़ तक पहुंचना, ठीक है ना। जब पेपर पास कर लेते हो ना, तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि दौड़ मारना, मतलब किसी भी हाल में दौड़ मारना है। और जब दौड़ मार देते हो ना, तो आपका 10 को भी मारना कर्तव्य बनता है। इसी तरह से जो आगे आ रहा है ना, पहले उसका मतलब उसको आप लोगों को पास करना है। तो उसके बाद से देखना एक दिन आपका मंजिल आपके इतना करीब हो जाएगा जिसे आप सोचते हो बहुत पहाड़ है ना मेरे भाई। जिस दिन आप एक एक सीढ़ी पार करके और वहां तक जाओगे ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा मेरे भाई। और जिस दिन इस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ना, उस दिन जब अपने माता पिताजी को बताने जाओगे कि मेरा अब मतलब इंडियन आर्मी के फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, मैं फौजी बन चुका हूं, तो सोचो वो पल कैसा रहेगा। आप लोग खुद सोचो। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लगातार पढ़ाई करते रहो, पेपर निकलेगा, ठीक है ना। जितने लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग कराने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। हम देखो यार, कल भी मेरा एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो पाया, परसों भी अपडेट नहीं हो पाया। जो लोग मेरे एप्लीकेशन को बनाए हुए हैं, पता नहीं वो लोग कैसे मेरे एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हैं। देखो आप लोग परेशान नहीं होना, जो भी अभी तो मतलब धीरे धीरे सबका प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया है एप्लीकेशन में। बस कुछ साथी लोग जो पुराने हैं अपडेट किए हैं, तो उन लोग का पासवर्ड वासवर्ड खोजने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं रोज कम से कम 40 से 50 फोन अटेंड कर पाता हूं, बाकी बहुत लोगों का नहीं कर पाता हूं। तो जितने लोगों का करता हूं उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। बाकी अब बहुत जल्द मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। जितने लोगों को मेरे एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मेरा एक एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। फटाक से आप लोग प्ले स्टोर पर जाओ और वहां से नीलेश
डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, साइन अप करके अपना आईडी पासवर्ड बना लो। अगर आप उसमें 99 रुपया परचेज कर लेते हो, वैसे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आप 1 भी रुपया परचेज नहीं करोगे, फिर मतलब सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो अंदर आप लोगों को 500 मतलब पुराना जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा जो पिछले साल पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ मतलब 500 और आपको क्वेश्चन मिलेगा जीके जीएस का। अगर आप 99 रुपया परचेज कर रहे हो तो 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर 300 स्पेशल जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर टॉपिक वाइज पूरा जीके का प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर टॉपिक वाइज पूरा जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा। और सिर्फ 99 रुपया परचेज करने पर, अगर आप 49 रुपया परचेज कर रहे हो तो आपको 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ठीक है ना, 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 10 मॉक टेस्ट अभी डाले गए हैं और 20 मॉक टेस्ट पेपर देने से पहले ही आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन से भी तैयारी कर सकते हो और यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह में 7 बजे जरूर जुड़ना, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि भगवत गीता किसकी कृति है? तो भगवत गीता किसकी कृति है? वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि और विष्णु शर्मा। भगवत गीता किसकी कृति है? इसका राइट आंसर वेद व्यास हो जाएगा। भगवत गीता किसकी कृति है? तो भगवत गीता वेद व्यास की कृति है, ठीक है ना। भगवत गीता किसकी कृति है? तो वेद व्यास इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और भगत सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न के उपनाम से जाने जाते हैं। आपका जीके का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है? दिल्ली को, लखनऊ को, इलाहाबाद को और कानपुर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना। किस नगर को नवाबों का नगर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रैंड और दिनार। यहाँ पर दिनार रहेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रैंड हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, कराड़ संगमा, प्रमोद सावंत और रेवंत रेड्डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कराड़ संगमा हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कराड़ संगमा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कराड़ संगमा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 10 सितंबर, 20 सितंबर और 11 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सीवी रमन हो जाएगा, ठीक है ना। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति सीवी रमन थे। देखो कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि आप शाम को जीके जीएस का क्लास नहीं कराते हो, कम से कम जीके जीएस का नहीं तो करंट अफेयर्स का क्लास करा दिया करो। तो बात कुछ ऐसा है ना मेरे भाई, मेरा 24 घंटा कैसे कटता है ये मुझे सिर्फ मुझे ही पता रहता है। अगर रौनक भाई नहीं रहता ना तो हमें लगता है कि आप लोगों को रेगुलर क्लास भी नहीं मिल पाता। मतलब रौनक भाई, पहलवान भाई मतलब काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं सब, हद से ज़्यादा मदद करते हैं सब। आप लोग जितना सोच भी नहीं सकते हो ना उतना ज़्यादा वो लोग मदद करते हैं। ये पूरा का पूरा PDF रौनक बना कर देता है। पहलवान टाइपिंग वाइपिंग भी मतलब करता है, जैसे टेस्ट सीरीज में लिख कर दे देता हूँ तो वो टाइप कर देता है। और दोनों लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना। बस उन लोगों को समय से पता चल गया है कि हाँ अगर इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं हूँ ना बताने वाला, तो वो लोग मेहनत में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और आप लोग भी समय से मेहनत करोगे तभी सही होगा। हम लोगों को तो पहले कोई बताने वाला नहीं था, नहीं तो आज हम यहाँ पर पढ़ाते नहीं, मतलब कहिए आर्मी में सिलेक्शन हो गए होते और शायद हमारा प्रमोशन भी हो गया होता, ठीक है ना। उधर ध्यान दिए होते तो, लेकिन कोई बताने वाला था नहीं, ध्यान मतलब ज़्यादा उस पर नहीं था। बाद में समझ आया, तो बाद में तो आप लोगों को पता ही होगा सारी चीज़ें बाद में क्या क्या हुआ। तो बस आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, ताकि मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें बता सकूं, ठीक है ना। और जितना लोगों का सिलेक्शन होगा हमें भूलना नहीं मेरे भाई, यही तो है यार। मतलब बस यही उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है ना। और मेरे एप्लीकेशन के बारे में भी आप लोग दूसरे को भी बताओ कि हाँ नीलेश भाई का एक एप्लीकेशन है, नीलेश डिफेंस करियर के नाम से। अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन से पढ़ाई करो, आपका पेपर जरूर निकलेगा। हाँ थोड़ा सा एप्लीकेशन में अभी मेहनत करना पड़ रहा है, जैसे क्लास व्लास नहीं चल रहा है, बस PDF में प्रश्न देखने को मिल रहा है ना। तो क्लास व्लास भी चलेंगे, टेंशन ना लो, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ होगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? 222 दिन, 60 दिन, 40 दिन और 88 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसका राइट आंसर आपका 88 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो 88 दिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड इज राइट आंसर। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है ना। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के इस वीडियो में मैं 3-4 करंट अफेयर्स का प्रश्न डाला हूं और वो एकदम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 2024 वाला मैं डाला हूं, ठीक है ना। हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 जीता है? तो हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में लिख लो VIP। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्मी के लिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 जीता? तो इसका राइट आंसर सेना हो जाएगा, ठीक है ना। सेना इज राइट आंसर। और सेना ने मतलब खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जीता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2024 में ये करंट अफेयर्स का प्रश्न भी 2024 का लिया गया है। मैं एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न इसलिए ला रहा हूँ। अगली बार जब अग्निवीर का पेपर हुआ था तो वो लोग ज़्यादा पुराना नहीं पूछे थे, नया पूछे थे। तो इसलिए एक प्रश्न को खोजने में भले से मुझे आधा घंटा लग जाता है, 30 मिनट लग जाता है, लेकिन मैं वही प्रश्न खोज कर लाता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये घटना अभी जल्दी में हुआ है, तो ऐसा ही मैं प्रश्न लेकर आता हूँ, ठीक है ना। और ये पूरा का प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अभी बस मेरा एप्लीकेशन थोड़ा अपडेट होने वाला है। पूरा जो सेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, 3-4 सेक्शन जो दिख रहा है इधर उधर ना, तो इसलिए मैं अभी करंट वरेंट का प्रश्न नहीं डाल रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि जब पूरा थोड़ा ये लोग अपडेट कर दें, उधर उसमें काम कर दें तो मैं डालूं। एक बार तो 2-3 बार तो मैं नोटिफिकेशन में डाल दिया हूं। मैं उन लोगों को बार बार हड़काते रहता हूं, बोलते रहता हूं कि आप लोग क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, जल्दी से मेरा एप्लीकेशन अपडेट कर दीजिए। भाई लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग हमारा बात सुन ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं आज होगा
होगा कल होगा, लेकिन 1-2 दिन देखते हैं, नहीं तो फिर हम उन लोग को बताएंगे बढ़िया से, क्योंकि हमें तो बताने भी आता है। अब भाई वो लोग जो भी बोल रहे हैं वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, उन लोग का जो भी पैसा वैसा है वो सारी चीज़ें तो मैं दे ही रहा हूँ। अब वो लोग नहीं जल्दी करेंगे तो फिर हम तो मतलब अपना वाली करेंगे ही करेंगे। अभी मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है, आप लोग इसमें बोल रहा हूँ तो आप लोग कुछ बताइए नहीं रहे हो। एक गोविंद भाई हैं जो एकदम परेशान है, बार बार वो बोल रहे हैं कि देवरिया नहीं मिला है, सलीमपुर भी खोजे हैं, वो बोल रहे हैं गोरखपुर मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, हमारा 3 तारीख को एनसीसी का पेपर है, सोच रहा हूँ एनसीसी का भी पेपर ऊपर दे लूँ, तो उधर मैं देख लूँगा, अगर उधर होगा तो फिर मैं लोन वोन पर लेने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। लेकिन बेहतरीन आप लोगों का पढ़ाई होगा, बस डिजिटल बोर्ड आ जाने दो। आपका है कि फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहाँ किया गया, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का अभ्यास कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ, ठीक है ना, और ये कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है कि फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह का अटपटा सवाल पूछ देता है, लेकिन जब आप लोग एक बार देखे रहोगे तो अटपटा नहीं लगेगा, फटाक से ट्रिक मार दोगे। और ये जो मैं आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ ना, इसका PDF मैं अपने एप्लीकेशन में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, उसका भी यही रीजन है कि मेरा एप्लीकेशन अपडेट होने वाला है, उसमें जब PDF क्लास नोट वाला ऑप्शन आ जाएगा ना, तो अब जाकर मैं जैसे यूट्यूब का क्लास समाप्त करूंगा तो ये पूरा PDF आंसर सहित मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, उसका कोई भी चार्ज वर्ज नहीं रहेगा। जितना लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए रहेंगे तो उन लोगों को पूरा PDF मिलता रहेगा, ठीक है ना। और आने वाले समय में कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, आप तो तैयारी करिए रहे हो, तो मतलब किसी भी भर्ती का पेपर रहेगा उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा ना, वो पूरा आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड करके रखे रहना। आपका नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल उत्सव कहां पर मनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अट्टुकल वाला जो है ना, इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, केरल इज राइट आंसर। आपका जो है अट्टुकल पोंगल उत्सव है वो कहां पर मनाया गया, तो केरल में मनाया गया। याद रखना, दिमाग में गुजना चाहिए कि फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल उत्सव कहां मनाया गया, तो केरल में मनाया गया, ठीक है ना। कहां पर मनाया गया, केरल में मनाया गया। कौन सा उत्सव, अट्टुकल पोंगल उत्सव, ठीक है ना, अटपटा नाम है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। पोंगल में लास्ट में लो आ रहा है और अट्टुकल में भी लास्ट में लो आ रहा है और यहाँ पर भी लास्ट में लो आ रहा है, तो इससे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5, 2, 3 और 8 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, 1935, 1921, 1922 और 1901। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 1921 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है। अगले बार पूछा गया था कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है, और असल बताऊं तो अगर आप फौज का तैयारी कर रहे हो ना, तो गलवान घाटी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि गलवान घाटी एक ऐसा जगह है जिसके बारे में हर फौजी को पता रहता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो गलवान घाटी है ना, ये लद्दाख में है। जिंदगी में कभी ना कभी मैं फौजी बनूं या ना बनूं, लेकिन कभी ना कभी मैं यहाँ पर जरूर जाऊंगा। लद्दाख हमें जाना है, देखना है कि लद्दाख है क्या, जिसके लिए हम लोग मरते हैं, ठीक है ना। तो गलवान घाटी भी लद्दाख में ही है, तो एक ना एक दिन लद्दाख में जाएंगे,
चाहे ब्लॉग बनाते हुए जाएं, चाहे पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों को सिलेक्शन कराने और आने के बाद उधर आप लोगों से मिलने जाए, चाहे किसी भी बहाने जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो एक बार एंट्री मरबे करेंगे। बाकी आप लोग संभाल लेना अगर ड्यूटी उटी लगा होगा तो, ठीक है ना। आप लोग का 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का समाप्त हो चुका है। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न और यहाँ 16वां प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है। तो किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन का घटक नाइट्रोजन है, ठीक है ना। प्रोटीन का घटक नाइट्रोजन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए के कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी के कमी से होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि इज राइट आंसर। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए बोलना पड़ेगा। ऐसा काहे आप लोग करते हो यार? फटाक से जाओ लाइक वही करो। आप लोग टुकुर टुकुर वीडियो देखते रहते हो, क्लास करते रहते हो और लाइक वही नहीं करते हो। और कुछ साथी रहते हैं तुरंत वीडियो अपलोड होता है वो लोग वीडियो देखते भी नहीं है, तुरंत लाइक मार देते हैं। और कुछ लोग होते हैं बस वैसे मतलब क्लास करते हैं और भाग जाते हैं। तो पता नहीं कहाँ ऐसा कर रहे हो यार, फटाक से लाइक करो जाकर, ठीक है ना। लाइक करने से हमको पैसा थोड़ी के मिलेगा, बस एक मोटिवेशन मिलेगा कि इतने लोग हमारे क्लास को लाइक करते हैं। तो लाइक कर दिया ना करो यार, कितना चिरौरी करवाओगे यहाँ, कितना रिक्वेस्ट कराओगे, लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। तभी ना हमको मोटिवेशन मिलेगा, तभी पूरा नई ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो आज रिजल्ट निकला है तो पढ़ाने में कितना मजा आ रहा है। आज इस चैनल से कितने साथी पढ़ के फौजी बने हैं, बिहार के साथी, और भी बहुत सारे यारों का रिजल्ट निकला है। तो वो लोग हमारे पास बोल रहे हैं कमेंट करके कि मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता था, मैं आपके चैनल से पढ़ाई करता था, मैं आपके बात को फॉलो करता था, आज मेरा मतलब फाइनल सिलेक्शन आर्मी में हो गया। तो देखो मेरे अंदर कितना एनर्जी आ गया है, बहुत एनर्जी आ गया है। अगर सामने डिजिटल बोर्ड रहा था तो मैं आज कूद के आप लोगों को पढ़ाता, ठीक है ना। और इतना भयंकर वाला शायरी उरी मार कर पढ़ाता कि आप लोगों का रोआ रोआ मतलब कांप उठता, ठीक है ना। और आप लोग भी सोचते कि हाँ आज नीलेश भाई को क्या हो गया है, अलग ही पागलपन हो जाता है। जिस तरह ग्राउंड में जब रनिंग किट पर होते हैं ना, जिस तरह पूरा खून उबाल मारने लगता है, उसी तरह से आज मेरा खून उबाल मार रहा है जब मेरे भाइयों का सिलेक्शन हुआ है तो, ठीक है ना। क्योंकि बब्बर शेर लोग आर्मी में जाते हैं, अरे गहरे नहीं जाते हैं। जिन लोग का करेजा मतलब शेर का होता है ना, वही लोग आर्मी का सपना देखते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो मेरे भाई मेहनत करते रहो, ठीक है ना, और सिलेक्शन लेकर भूलना नहीं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास, मस्तिष्क के पास, वृक्ष के ऊपर और गले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क में हो जाएगा, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, तांबा, जस्ता और निकल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा, ठीक है ना। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु, अंडाणु, वृषण और शीशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका शुक्राणु हो जाएगा। शुक्राणु इज राइट आंसर।
निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? तो शुक्राणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पर, गुणसूत्र पर, आरएनए पर और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मनुष्य में मतलब कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। और अगर पूछ देगा कि पूरा कितना रहता है, तो 46 रहता है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी मारना है, नहीं तो 46। तो आप लोगों को पता ही है, जब 23 जोड़ी है तो 46 हो ही करेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो ये चेचकवा किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विषाणु द्वारा फैलता है, ठीक है ना। ये चेचकवा किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु द्वारा। विषाणु का एक और नाम है वायरस, ठीक है ना। तो ये चेचकवा वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पराश्रय हो जाएगा। पराश्रय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत बार ये पेपर में पूछे जा चुके हैं कि बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना गति के किस नियम पर आधारित है? तो बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना किस नियम पर आधारित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। देखो गति का तीनों नियम आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। गति के नियम के बारे में आप लोग पढ़ लेना। अगर आप लोग बोलोगे तो गति के तीनों नियम के बारे में मैं सिर्फ एक मिनट का या 2 मिनट का या 3 मिनट का या 5 मिनट का, जितना भी मिनट का वीडियो रहेगा, इसी के ऊपर स्पेशल वीडियो ला दूंगा। आप लोग का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप लोग देख लेना, गति के नियम से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछेगा। तो अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे ना, तो उससे रिलेटेड मैं प्रश्न ला दूंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तृतीय नियम हो जाएगा। तृतीय नियम इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपकी किस पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में बराबर होते हैं? ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा की बूंद का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव, ससंजक बल, आसंजक बल और घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की बूंद का गोल होने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर। वर्षा की बूंद का गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से क्रीम का अलग होने का क्या कारण है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ससंजक बल, आसंजक बल। पता नहीं मैं आप लोग को ये कितना बार करा चुका हूँ कि दूध से क्रीम का अलग होने का अपकेंद्रीय बल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपकेंद्रीय बल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का भी लास्ट प्रश्न है। उसके बाद से रीजनिंग को तोड़ने और फोड़ने के लिए चलेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग को भी पूरा तोड़ फोड़ देंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? CO2, CH4, CFC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। CO2 इज राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों का 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान का समाप्त हो चुका है और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान का समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य, प्रकाश और शिक्षक है। जिस तरह से सूर्य का संबंध प्रकाश से है, उसी तरह से शिक्षक का संबंध किससे है? विद्यालय से, छात्र से, कक्षा का कमरा से और शिक्षा से।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस तरह से सूर्य का संबंध प्रकाश से है उसी तरह से शिक्षक का संबंध शिक्षा से है, ठीक है ना। शिक्षक का संबंध किससे है, शिक्षा से है। सूर्य क्या देता है, सूर्य आपका प्रकाश देता है, और शिक्षक क्या देता है, शिक्षक क्या देता है, शिक्षक विद्यालय थोड़ी के देता है, शिक्षक छात्र थोड़ी के देता है, शिक्षक कक्षा व कमरा थोड़ी के देता है, शिक्षक शिक्षा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न है। ये प्रश्न टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करो। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पर 38 है, फिर 6 है, फिर 83 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या देखने को मिल रहा है, जैसे 6 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का 2 बार गुणा हो जाएगा, तो 6 छके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में 2 जोड़ दो, ठीक है ना। तो 36 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 38 हो जाएगा। यहाँ पर 38 आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काहे 2 जोड़ेंगे, ये मैथ है, ये रीजनिंग है, ठीक है ना। और मैथ में और रीजनिंग में जैसे सब मान लिया जाता है कि मान लो इतना जोड़ लो, अपने पास से बैठाना रहता है, ठीक है ना। तो मिला जुला कर यहाँ पर तो आप लोग का 6 रहेगा ही रहेगा। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, और 36 में 2 जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा। सेम उसी तरह से ये जो 83 है ना, तो 83 के आसपास 9 नमा 81, 9 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा। और 81 में जिस तरह से इसमें 2 जोड़े हो तो 38 हो गया है, उसी तरह से 81 में अगर 2 जोड़ दोगे तो आपका 83 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिला जुला कर आपका 9 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 83 आ जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो अब मतलब आपका राइट आंसर इसका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है DHEJ और FLGN। तो इसको किस तरह से देखना है, DH दिया है, D आपका 4 नंबर पर आता है, H कितना नंबर पर आता है, H आपका 8 नंबर पर आता है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से E आपका 5 नंबर पर आता है, और J आपका 10 नंबर पर आता है, ठीक है ना। J आपका 10 नंबर पर आता है। उसी तरह से F आपका 6 नंबर पर आता है, और L आपका 12 नंबर पर आता है। उसी तरह से G आपका 7 नंबर पर आता है, और N आपका 14 नंबर पर आता है। तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर H यहाँ पर 10 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर आपका 1 1 बढ़ रहा है, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 7 एगो 8 बढ़ा देंगे, एगो और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पर क्या आता है, तो 8 पर आपका H आता है। और यहाँ नीचे 2 को बढ़ रहा है, आपका 8 दिया है, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, तो 16 पर आपका P आ जाएगा। 16 पर क्या आ जाएगा, तो P आ जाएगा। तो H और P हो जाएगा, H और P यहाँ पर दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 130 66 18 10 और 6, तो इसको कैसे देखना है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी देख लेते हैं किस तरह से देखना है। सबसे पहले 130 दिया है, फिर 66 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 6 दिया है। तो मतलब घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, आप लोग खुद देखो, मतलब घटते जा रहा है। और अगर इधर से देखोगे तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मतलब देख लेते हैं, ये 6 है, 6 का अगर दुगुना करोगे तो 12 हो जाएगा, 6 का दुगुना करोगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 2 को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 में से 2 घटाओगे तो 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेम उसी तरह से अगर 10 का दुगुना करोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में से 2 घटा दोगे तो 18 हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर 18 का दुगुना करोगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में से 2 घटा दोगे तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर 34 रख लेते हैं, ठीक है ना। क्या रख लेते हैं, 34 रख लेते हैं, 3 4 34 रख लेते हैं। अब 34 का जब दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 का दुगुना करके देख लेते हैं। 34 का दुगुना करेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। जब 68 में से 2 घटा देंगे तो 66 हो जाएगा। तो आगे भी 66 देखने को मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अगर आगे भी बढ़ना चाहते हो तो 66 का दुगुना कर दो। जब 66 का दुगुना करोगे तो 6 6 12 के 2 और हासिल 1, और 6 6
112 एक हसीलवा 13, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 132 हो जा रहा है ना, तो 132 में से 2 घटा दोगे तो 130 हो जाएगा। तो आगे भी 130 है, तो मिला जुला कर यहाँ पर क्या आया था 134, बस 34 आया था, तो इसका राइट आंसर 34 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्या किया जा रहा है, इसका दुगुना किया जा रहा है फिर 2 घटा दिया जा रहा है, इसका दुगुना किया जा रहा है फिर 2 घटा दिया जा रहा है, इसका दुगुना किया जा रहा है फिर 2 घटा दिया जा रहा है, इसी तरह से किया जा रहा है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि विषम शब्द का चुनाव करें, रेल, बस, पहिया और नाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेल, विषम शब्द का चुनाव करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेल, बस, पहिया और नाव। शायद ये तो मैं आप लोग को एक बार और बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर नाव नहीं, पहिया हो जाएगा। ठीक है ना। ये सबसे अलग है रेल से, बस से और नाव से, ये सब मतलब चलते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये तो डुगुरता है, तो पहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे पहिया भी चलता है, तो पहिया अपने मन में थोड़ी के चलता है। ये सब तो मतलब आप लोग खुद देखो, देखने में ही फर्क लग रहा है। ठीक है ना। अब अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का क्लास करने में कितना मजा आया है कमेंट करके जरूर बताना, और सिलेक्शन इसी तरह होता रहेगा ना तो बड़ा मजा आएगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।